अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से मेरे फिज़िक्स के नए लेक्चर शुरू हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास न्यू बुक्स है। ये बेटा फिज़िक्स ग्रेड 9 की आपके पास किताब मौजूद होगी, आप जो है उसमें देख सकते हैं। आज मैं आपको यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, काइनेमेटिक्स इस चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने इसमें मोशन का मुताल्ला करना है। पूरा चैप्टर जो है मोशन से रिलेशन रखता है। हमें इसमें मोशन के मुतालिक बातचीत करनी है। ठीक है, मोशन माने हरकत कहलाती है। ठीक है, तो चुनाचे कुछ बातें तो मैं लास्ट वीडियो जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप उसमें देख लीजिएगा। कुछ बातें मैं आपको नई बातें इसमें बताऊँगा। तो जो नई बातें हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा। हम स्टार्ट शुरू से करेंगे इसका। फ़िलहाल काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स के माने क्या होते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स के माने क्या होते हैं, इसके अलावा इसकी जो इकसाम बयान की गई हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, इन दोनों की डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ मैं। और इनका जो रिलेशन होता है, दरअसल एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसका नाम होता है मैकेनिक्स, उसकी डेफिनेशन बयान करूँगा। तो मैं आपको तरतीब से तीनों की डेफिनेशंस बयान कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप ये देखें, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात पहले थोड़ी तमहीद के लिए मैं आपको बता दूं कि काइनेमेटिक्स यानी मोशन कहते किसे हैं। ठीक है बेटा, आप देखते होंगे कि हम दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें देखते हैं, ख़ुद अपने आप को देखते हैं। बेशुमार अशिया हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती आती रहती हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं। ठीक है, तो उनकी जो चेंजिंग ऑफ द पोजीशन है वो उनकी मोशन कहलाती है। ठीक है, मोशन कहलाती है। अभी आपके सामने सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चुनाच हम ये देखते हैं दुनिया के अंदर, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने शुरू में लिख भी दिया है कि आप देखते हैं कि एक बॉल को जो है अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, तो कितनी ऊँची जाती है वो। ठीक है, इसके अलावा आप और भी दुनिया में अशिया देखते हैं कि आप कोई चीज़ नीचे की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई शय जब कुछ ना कुछ जगह कवर करती है तो उसको क्या कहते हैं। तो ये तमाम बातें जो है ना, ये आपको काइनेमेटिक्स यानी कि इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने डेफिनेशंस बयान कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये देख लें कि लिखा क्या, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की वो ब्रांच विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसका ताल्लुक़ होता है हरकत से, किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, इस कॉल्ड मैकेनिक्स। ये तो हो गई मैकेनिक्स की डेफिनेशन। मैकेनिक्स किसे कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं हम दरअसल ये मैकेनिक्स ब्रांच है ऑफ फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी बॉडीज़। ठीक है, जितनी भी बॉडीज़ हैं दुनिया के अंदर, उन सब के दरमियान जो हरकत पाई जाती है, ठीक है, हरकत पाई जाती है, उसको कहा जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, वो मैकेनिक्स की डेफिनेशन हो गई। अभी मैकेनिक्स की जो है 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स लिखे हुए आपके सामने यहाँ पर। एक कहलाता है काइनेमेटिक्स और दूसरा कहलाता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का एक पूरा चैप्टर है आपके पास, डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 आपका आने वाला है। अभी काइनेमेटिक्स क्या होता है, अब मैं काइनेमेटिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। काइनेमेटिक्स दरअसल बच्चों, जैसे किताब में आप देख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको पहले, फिर बाद में उसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। काइनेमेटिक्स का लफ्ज़ जो है लिया गया है या अखज़ किया गया है एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से। ठीक है, जिसके माने होते हैं मोशन। काइनेमा के माने मोशन के होते हैं, यानी ये ग्रीक वर्ड है काइनेमा, उसके माने मोशन के हैं, उसको काइनेमेटिक्स का लफ्ज़ ले लिया गया। और बाकी इसकी डेफिनेशन देके आपको ये अंडरलाइन लिखे हुए नज़र आ रही है, ठीक है, कलरफुल। काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। दरअसल काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो किस्म है, वो ब्रांच है, ठीक है, वो शाख है विच डील्स विद मोशन, जिसका ताल्लुक़ होता है हरकत से यानी मोशन से, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, बग़ैर किसी फोर्स लगाए हुए, विद विच कॉजेज मोशन, यानी मतलब आसान अल्फाज में मैं कुछ तरह कह सकूँ, काइनेमेटिक्स जो है ना, दरअसल मैकेनिक्स या फिज़िक्स की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम
मोशन का मुताला करते हैं, लेकिन बग़ैर किसी फोर्स, बग़ैर किसी काज ऑफ द मोशन, यानी कि ये सवाल ये पैदा होता है कि मोशन किस तरह पैदा हुई, इस मोशन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी, ये चीज़ों का मुताला नहीं करना हमने। हम बग़ैर को दो चीज़ों के नाम दे दिए गए यहाँ पर आपको, एक तो फोर्स और दूसरी आपको काजेज ऑफ द मोशन। ये दोनों चीज़ें आपके ज़ेर मुताला नहीं आएंगी इसके अंदर। काइनेमेटिक्स में सिर्फ हरकत के मुतालिक पढ़ेंगे हम, सिर्फ जो हमारी बॉडीज़ के दरमियान हरकत होती है ना, उसको हमने पढ़ना है सिर्फ। हमें मोशन और उसके काजेज ऑफ द मोशन जो है डायनेमिक्स के अंदर अगले चैप्टर में पढ़ने जाके, ये बस इसके अंदर आप नोट कर लें कि हमने काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोशन का मुताला करना है कि मोशन जो है क्या होती है, ठीक है, किस मतलब ये कि इसकी इक़साम क्या क्या होती हैं, हमें सिर्फ ये चीज़ें बयान करनी है। हमें उससे कोई रिलेशन नहीं कि मोशन किस तरह पैदा हुई और इसमें कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई की गई, तो हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स जो है दरअसल ब्रांच है द मैकेनिक्स की, जिसमें हम इस बात का मुताला करते हैं कि हरकत किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं, और इसमें हम मुताला नहीं करते किसका, किसी भी फोर्स का, और ना ही किसी काजेज ऑफ द मोशन का, यानी कि जो मोशन किस सबब से पैदा हुई उसका भी हम मुताला नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गया हम। अब उसके बाद का 2.1 देखें आप, रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन बयान करनी है आपकी, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन की आपने डेफिनेशन बयान करनी है। तो रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन में आपके सामने बयान करता हूँ बेटा, थोड़ी सी वजाहत कर दूँ इसके बारे में, फिर आपके किताब में से आपको बता दूंगा आपको क्या लिखा है उसके अंदर। पहला लफ्ज़ है बेटा रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, रेस्ट किसे कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी फिगर बना के दिखाता हूँ कि रेस्ट कहते किससे हैं। मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर करें, एक बस स्टॉप है, ठीक है, एक बस स्टॉप है ये। अच्छा, यहाँ पर एक ट्री भी है, एक ट्री लगा हुआ है यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए, कुछ लोग खड़े हुए, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं सब खड़े हुए यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बस का इंतज़ार। वहाँ पर आप ये नोट करेंगे वहाँ केबिन भी लगा हुआ है, पान यानी कि जो पान वगैरह जो बेचते हैं उनका भी केबिन लगा हुआ है, फंस की पान शॉप खुली हुई है आपके, ठीक है, आप भी उनमें खड़े हुए। अब जो है सब के सब, अब आप एक बात पे गौर करें, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ अपने इर्द गिर्द चीज़ें, मसलन ये केबिन आपको अपने करीब में नज़र आएगा, ये दो अशखास जो खड़े हुए ये भी आपके इर्द गिर्द के माहौल में होंगे, ये बस स्टॉप का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, ये दरख्त भी आपके करीब लगा हुआ है, ठीक है। तो चुनाचे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब इर्द गिर्द के सराउंडिंग की चीज़ें कहलाएंगी आपकी, ठीक है। अब क्या होता है, बस आ जाती है, जब बस आती है तो आप उसमें सवार हो जाते हैं, तो बस में सवार होकर आप वहाँ से चले जाते हैं। तो आप इस बात पर गौर करें कि वो जो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सब वहीं की वहीं रह गई और आप जो है अपनी जगह चेंज करके आगे की तरफ रवाना हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हरकत करी है, ठीक है। जब तक आप इनके इर्द गिर्द यानी कि इनके साथ मौजूद थे तो आप रेस्ट में थे, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें थीं वो आपके साथ ही थीं। लेकिन जब आपने बस में सवार हो गए तो बस में सवार हो गए, आपने अपनी जगह चेंज कर ली, पोजीशन चेंज कर ली। जब पोजीशन कोई बॉडी अपनी चेंज करती है तो वो हालत हरकत में यानी मोशन में आ जाती है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको कहते हैं रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, ठीक है, रेस्ट की डेफिनेशन ये हो गई कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो उसको कहते हैं रेस्ट, ठीक है। अपनी जगह तब्दील यानी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको कहा जाता है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट समझ में आ गया आपकी। और अगर कोई बॉडी, अब दूसरी इसकी हालत है मोशन। अब मोशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, मोशन कहते हैं उर्दू में हरकत को। इसकी डेफिनेशन में किस तरह बयान कर सकता हूँ कि अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, ठीक है, चेंज कर ले, तो उसको कहा जाता है मोशन यानी हरकत, ठीक है। फिर समझ लें आप, रेस्ट किसे कहते हैं, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के यानी इंग्लिश में उसको सराउंडिंग कहा जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर ले तो उसको तो कहते हैं मोशन।
और अगर अपनी जगह चेंज ना करे सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेस्ट। यानी जगह चेंज करना ही मोशन कहलाता है, अपने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। मिसाल के तौर पर P1 पॉइंट आपका ये है, P2 पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं आपके पास। आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप इस पॉइंट से मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ करते हैं तो आपके इस पॉइंट P1 के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें होंगी सब आपके पीछे रह जाएंगी, ठीक है, बिहाइंड हो जाएंगी और आप आगे की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब आपने हरकत करी है, आपने मोशन करी है। जब तक आप P1 पर खड़े रहेंगे, ठीक है, आपके सराउंडिंग की चीज़ें आपके पास ही रहेंगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेस्ट, ठीक है। तो आपकी रेस्ट और मैंने मोशन की डेफिनेशन बता दी। अब मैं किताब में से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसकी वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन द रेस्ट, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब क्या है, एक बॉडी को उस वक़्त हालत सकून या रेस्ट कहा जाएगा अगर वो अपनी जगह चेंज ना करे, यानी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से इतनी जगह तब्दील ना करे, तो वो कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, रेस्ट। ठीक है, ये आपको रेस्ट की डेफिनेशन इन्होंने अंडरलाइन में दे रखी है। इसकी मिसाल मैंने आपको नीचे दे दी है। मिसाल के तौर पर और भी मिसालें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर आप अपने क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो क्लासरूम में डेस्कें भी होती हैं, बुकें भी आपकी टेबल पे डेस्कों पे रखी हुई हैं, आपके बैग्स भी हैं, चेयर भी रखी हुई टीचर की, वो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। आप उनके दरमियान जाकर बैठ जाते हैं अपनी डेस्क के ऊपर, तो आप हालत सुकून यानी रेस्ट की हालत में होंगे। अगर आपको कोई काम पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप अपने टीचर से इजाज़त लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं। तो वो आपके जो सराउंडिंग में चीज़ें थी ना, मसलन डेस्क, चेयर, बैग्स और तमाम अशिया, वो सब की सब अपनी पोजीशन पे बरकरार रहती हैं और आप अपनी पोजीशन चेंज करके बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब आप हालत हरकत में आ गए और वो चीज़ें जो थी अपनी पोजीशन में रह गई वो, ठीक है। अगर यहाँ पर जो डेफिनेशन बयान की जा रही है कि जब तक आप क्लासरूम में बैठे रहेंगे तो आपके सराउंडिंग की चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगी, तो इसका मतलब आप रेस्ट की हालत में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, और भी इसके अंदर मिसालें हैं कि एक ट्रेन जो है जब स्टेशन पर खड़ी होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो एक शख्स जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है वो ये देख सकता है कि ट्रेन जो है चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन को, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि अगर ट्रेन खड़ी हुई है और तमाम मुसाफिर इसमें सवार हैं, अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, तो बाहर खड़े हुए लोग उसको देख सकते हैं कि अभी ट्रेन जो है अपनी जगह मौजूद है बाहर के लोगों के करीब। लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है ना बेटा, जब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो उसके जो सराउंडिंग में जितने लोग खड़े होते हैं, जो उनको मतलब सी ऑफ करने वाले लोग हैं, वो अपनी जगह खड़े रह जाते हैं और ट्रेन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करके आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देती है। तो ट्रेन तो आगे हरकत में, और वो लोग जो पीछे खड़े हुए थे ना, जो सी ऑफ करने आए थे, वो सब के सब हालत रेस्ट में रहेंगे, यानी कि रेस्ट का मतलब हालत सुकून में रहेंगे और ट्रेन के अंदर मूवमेंट पैदा हो जाएगी, ठीक है, तो वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम बातें मैंने रेस्ट के मुतालिक बता दी। अब दूसरी वाली जो है मोशन के बारे में, मोशन की भी डेफिनेशन में होती है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब आपने देखा डेफिनेशन जो मैंने अभी पीछे बयान कर दी थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक बॉडी को हालत हरकत में यानी मोशन की हालत में उस वक्त कहा जाएगा जब वो अपनी जगह चेंज कर ले अपने सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से, ठीक है। जैसे आपको बस की तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही है ना बेटा किताब के अंदर, तो ये बस जो है आप देख रहे हैं कि जब स्टॉप पे खड़ी हुई थी इसके सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें थी। जब ये बस आगे की तरफ रवाना हो तो वो जो सराउंडिंग की जो चीज़ें थी वो अपनी जगह मौजूद रहीं और ये बस जो है मोशन में यानी हरकत में आ गई, इसने अपनी जगह चेंज कर ली, पोजीशन जो है चेंज कर ली। तो इसका मतलब ये मुख्तसर तौर पर फिर मैं आपको बता दूँ कि रेस्ट किसे कहते हैं। तो रेस्ट कहते हैं बेटा, अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना करे तो उसको रेस्ट कहते हैं, और अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग की चीज़ों के लिहाज से या इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर ले तो उसको कहते हैं हालत हरकत, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम्पल वगैरह लिखी हुई है,
ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, रेस्ट एंड मोशन जो है उनमें एक ताल्लुक है दरअसल, वो मैं आपको बयान कर दूँ। तो स्टूडेंट, ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। ये रेस्ट और मोशन जो है ना, उनका आपस में एक ताल्लुक होता है। वो ताल्लुक क्या है? आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन सब लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, इसमें इस कायनात के अंदर कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो हमेशा हालत हरकत में हो या हमेशा हालत सुकून में हो, यानी ना रेस्ट में होती है ना मोशन में होती है। एक ही वक्त के अंदर एक बॉडी अगर हालत हरकत यानी मोशन में है तो एक लिहाज से वो हालत सुकून में भी होगी। ठीक है, यानी फिर मैं आपको वजाहत करूं कि एक बॉडी अगर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से मोशन में है तो दूसरे लिहाज से वो रेस्ट में भी होगी, और अगर कोई बॉडी पहली हालत में रेस्ट में है तो दूसरे लिहाज से, ठीक है, दूसरे लिहाज से वो हालत हरकत में भी होगी। यानी रेस्ट और मोशन का आपस में रिलेशन है। ठीक है, इसकी मिसाल कुछ इस तरह दी जा सकती है कि आप देखें, आप बस में सवार होते हैं, आप बस में सवार हों या ट्रेन में सवार हों या प्लेन में सवार हों या किसी रिक्शा में हों, किसी में भी हों आप, ठीक है, किसी भी सवारी के अंदर आप सवार होते हैं तो आप नोट करें इस बात को। अब आइंदा आप इस बात को नोट कीजिएगा कि बस में आपके साथ दूसरे मुसाफिर भी सीटों पर बैठे होते हैं, कुछ खड़े हुए भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बाहर भी कुछ स्टॉप पे भी कुछ लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो चुनांचे जब बस चलती है, जब बस स्टार्ट होकर चलना शुरू करती है, मूवमेंट करती है, यानी हालत मोशन में या आप स्टेट ऑफ द मोशन में होती है, हरकत में आती है, तो आप इस बात को नोट करें कि आप जो होते हैं अंदर बस के मौजूद होते हैं। आप तो बस के अंदर मौजूद है ना, तो आपके जो इर्द गिर्द के जो मुसाफिर या पैसेंजर हैं वो तो आपके साथ होते हैं ना, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे ना, आप उनके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो हो गए हालत रेस्ट, यानी कि रेस्ट की हालत में हो गए, यानी हालत सुकून में हो गए। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, कोई बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, कोई पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, तो वो ये नोट करता है कि बस जब हरकत में आ गई तो सब के सब हरकत में आ गए, जितने पैसेंजर थे सब हालत हरकत में मौजूद है, यानी मोशन में आ चुके हैं वो लोग। ठीक है, अब आपने देखा कि आप अपने लिहाज से अपने मुसाफिरों के लिहाज से जो अब बैठे हुए सीट बाय सीट हैं उसके लिहाज से तो आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे ना, आप तो रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर वाला ये देखकर बोलेगा कि भाई तो हालत मोशन में, ठीक है ना। तो चुनाचे ये मोशन और ये रेस्ट, इनका आपस में एक लिंक होता है। एक लिहाज से कोई बॉडी एक ही वक्त में अगर रेस्ट में होती है तो दूसरे लिहाज से वो मोशन में भी होती है, और अगर वो एक वक्त में एक लिहाज से मोशन में होती है तो दूसरे लिहाज से वो रेस्ट में भी होती है। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी। मैंने की मिसाल भी आपको ये दे रखी है इन्होंने, इसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा तर्जुमा करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस। फर्ज किया मिसाल के तौर पर एक पैसेंजर जो है एक चलती बस में सवार है, इज़ एट रेस्ट, वो सुकून में होगा, रेस्ट में होगा, बिकॉज क्योंकि पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, क्योंकि पैसेंजर जितने भी इर्द गिर्द बैठे हैं वो अपनी चेंज तो नहीं कर रहे ना पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजरों के मुकाबले में, और ऑब्जेक्ट्स या दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। ठीक है, इन द बस के अंदर एज शोन, जैसा कि आपको फिगर में दिखा दिया गया, या आपको फिगर दे दी गई 2.3, बट लेकिन फॉर एन अदर ऑब्जर्वर, लेकिन वो दूसरे जो ऑब्जर्वर जो होते हैं ना, देखने वाले, मुशाहदा करने वाले, आउटसाइड जो बाहर मौजूद होते हैं द बस के, तो नोटिस वो ये देखते हैं दैट द पैसेंजर एंड ऑब्जेक्ट्स के सारे पैसेंजर और सारी की सारी चीज़ें वो जो ऑब्जेक्ट्स बस में होती हैं वो सब इनसाइड जो अंदर होती हैं बस के, इन द मोशन के अंदर मौजूद है, एज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन, ये और अपनी जगह चेंज कर रही हैं, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से है वो स्टैंडिंग एट द रोड, जो रोड के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया ना कि उस ऑब्जर्वर के लिहाज से पैसेंजर जो है मोशन में है, लेकिन अंदर जो पैसेंजर हैं आपस में वो रेस्ट में होंगे अपने दूसरे पैसेंजर के लिहाज से। तो आपकी समझ में आ गया नहीं इंसान।
ठीक है। तो चुनाचे मैंने आपको रिलेशन बता दिया रेस्ट एंड मोशन का, कि रेस्ट और मोशन एक ही वक्त के अंदर कोई भी शय रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा दी, इसमें बस की मिसाल दे दी गई है। ठीक है। अब बेटा अगला मौजू हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन मैं आपको बता देता हूँ, मेरी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टाइप्स ऑफ मोशन भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। 3 मैंने आपको किस्में दी हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी मुख्तसर तौर पे आपको बता ही देता हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन बुनियादी तौर पर होती तो 3 ही हैं। ठीक है। वो तीनों के मुताबिक मैं आपको मुख्तसर तौर पर फिर बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन यानी हरकत की कितनी किस्में हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम। तो बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन यानी हरकत की 3 किस्में होती है बुनियादी तौर पर। पहली किस्म का नाम होता है लीनियर मोशन, LINEAR, लीनियर मोशन पहली कहलाती है बेटा लीनियर मोशन। दूसरी कहलाती है आपकी सर्क्यूलर मोशन, दूसरी कहलाती है सर्क्यूलर मोशन, और तीसरी कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? अब इनके दरमियान डिफरेंस ये कि लीनियर मोशन में आप मिसाल दे सकते हैं गाड़ियों के चलने की, इंसान के चलने की, जानवर जितने एनिमल्स होते हैं वो उनके चलने की, ये सब लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन जो है बेटा फासला जो कवर करते हैं, हरकत जो करते हैं बेटा एक डायरेक्शन में करते हैं हमेशा, ठीक है, एक डायरेक्शन में करते हैं। ये लीनियर का लफ्ज़ लाइन से निकला है, तो लाइन का मतलब ये डायरेक्शन ही हो गई ना एक तरह से। तो अच्छा ये लीनियर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी एक डायरेक्शन में फासला तय करती है, ठीक है, तो उसको लीनियर मोशन कहा जाता है। मसलन इंसान का चलना, जानवरों को चलना, गाड़ियों को चलना, ये सब कोई ना किसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो आज इसको कहा जाता है लीनियर मोशन। अब सेकंड जो है हमारी सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा कि कोई बॉडी अपने एक्सिल यानी मरकज़ उसके गिर्द हरकत करती है, ऐसे करके इस तरह से हरकत करती है। मसलन साइकिल का व्हील देख लें, साइकिल के व्हील में वो जो रॉड लगी होती हैं आप देखते हैं इस तरह से, ठीक है, देखते हैं ना आप ये। तो अगर साइकिल स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है, और पिछला व्हील स्टैंड पे है, तो आप उंगली की मदद से इस तीली के ऊपर फोर्स लगाएं, यानी कुव्वत लगाएंगे, तो क्या वो घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, उसमें मोशन पैदा हो जाएगी। तो वो मोशन कैसे पैदा होगी? आप जानते हैं कि इस व्हील के बीच में एक एक्सिल लगा होता है, ठीक है, एक्सिल। अब ये जो हमारा रिम होगा या व्हील होगा, ठीक है, ये जो है एक्सिल के गिर्द घूमना शुरू कर देगा दायरे की शक्ल में, ठीक है, दायरे की शक्ल में घूमना शुरू कर देगा। तो वो जो मोशन कहलाएगी, अब वो दायरे डायरेक्शन में तो नहीं होगी ना, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो आज इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी अपने एक्सिल यानी महवर यानी मरकज के गिर्द घूमती है, ठीक है, वो घूमती है, उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। इसकी मिसालों में क्या क्या हो सकता है बेटा? आपने अपने घर में फ़ैन लगे होंगे, तो फ़ैन जो होते हैं उनके ब्लेड जो हरकत करते हैं उनकी भी सर्कुलर मोशन होती है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि केमिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ माशाल्लाह थोड़ा बहुत, तो ठीक है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि बीच में तो होता है न्यूक्लियस एटम के, ये एटम की साख बता रहा हूँ मैं आपको, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, ठीक है ना, गर्दिश करते हैं ना बेटा ये। तो ये इनकी दायवी हरकत यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाती है। ये गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, अपने सेंटर के गिर्द, सेंटर इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर के गिर्द घूमते हैं, तो ये भी इनकी सर्कुलर मोशन हो गई। अब तीसरी मिसाल एक और भी दे सकता हूँ मैं आपको कि हमारी ये जो ज़मीन है एक सैयारा है, प्लेनेट है ना, ठीक है, और सूरज जो है इसका सेंटर है। मुख्तलिफ सैयारे हैं ना हमारी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर मुख्तलिफ सैयारे हैं, सेंटर हो गया इनका सूरज, ठीक है, और मुख्तलिफ प्लेनेट्स के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ज़मीन भी है, मरीख भी है, नेपच्यून है, प्लूटो है,
ठीक है, ज़हाल है, यूरेनस है, अतारड है, तो मुख्तलिफ सैयारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो चुनाचे ये जो मोशन कही जाएगी ना, ये इनका सेंटर है सूरज। ठीक है, एक्सिल समझ लिया आप, सूरज, ये सारे के सारे प्लेनेट इसके गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। सही है, समझ में आ गया? सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? सर्कुलर मोशन दरअसल कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिल के गिर्द घूमे तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके? ये 3 मिसालें मैंने आपको दी। एक तो ये सैयारों की, सूर्य के गिर्द जो घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, साइकिल के व्हील की जो अपने एक्सिल के गिर्द घूमता है। इसके अलावा जितनी आप 4 व्हील देखेंगे, 2 व्हील देखेंगे, 6 व्हील देखेंगे, जितने भी आप गाड़ी देखेंगे, सबके व्हील्स के अंदर एक्सिल लगा होता है। तो वो सब व्हील जो है अपने एक्सिल के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंखे के जो आपने ब्लेड देखे वो भी इसी की मिसाल है। तो ये सब के सब सर्कुलर मोशन कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कैसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें बेटा ये कुछ यूँ होता है कि मैं आपको पहले मिसाल बताऊँ, फिर इसकी डेफिनेशन बता दूँ थोड़ी सी। तो ये मैं तस्वीर सी बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी सी बन जाए। ये देख लें, ये मुख्तलिफ पोजीशन पे मैंने ये इस तरह से बना दिया। ठीक है, ये मैंने बनाया बेटा पेंडुलम। ठीक है, इस आप कुछ स्टूडेंट समझेंगे सर पेंडुलम क्या चीज़ होती है। तो आपने बेटा दीवार पे लगी वॉच तो यानी घड़ी तो देखी होगी ना, जिसको क्लॉक भी कहा जाता है। उसके आपने पोजीशन देखी होगी कि उसके अंदर, बल्कि किताब के अंदर उन्होंने बताई होगी। मैं आपको पूरी तस्वीर भी दिखा देता हूँ आपकी, उसकी किताब के अंदर है इसकी तस्वीर। ये देखें बेटा, ये देखें, ये है पेंडुलम। ठीक है, ये घड़ी में आप तस्वीर देखना ना बेटा, ये क्लॉक की, तो ये है पेंडुलम। जब इसके अंदर आप सेल डाल देते हैं या चाबी भर देते हैं और इस पेंडुलम को इस मकाम से यहाँ तक लेके छोड़ देते हैं, तो ये जो है सेल वगैरह या जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको घुमाना शुरू कर देती है और घड़ी चलनी शुरू हो जाती है। होती है ना, आपने देख रखा ना बेटा, ये क्लॉक तो आपने देखा हुआ है ना। तो चुनाचे मैं इसी की मिसाल आपके सामने बयान कर रहा था कि ये पेंडुलम है, अपने पोजीशन पे लटका हुआ है। अभी इसका सेल ख़त्म हो चुका है, आपने सेल डाला इसके अंदर या चाबी इसके अंदर फिल करी, तो क्या होगा, इस मकाम पे ले जाके छोड़ दे, फिर ये अपने मरकज़ के इधर उधर घूमता रहेगा या ऊपर नीचे घूमता रहेगा। ठीक है, तो चुनाचे एक मिसाल इसकी ये हो गई आपकी वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा एक मिसाल आप और भी देख सकते, किताब वाले ने दे रखी है, देखिए झूला। ठीक है, झूला भी दे रखा है आपको। ठीक है, झूला जो ऊपर हुक के ज़रिए लटका हुआ होता है, कोई बच्चा उसके अंदर बैठ जाता है और फिर उसको झूले को टेंग दी जाती है आगे पीछे। तो क्या होता है, झूला जो मूवमेंट करता है अपने इन दोनों हुक के दरमियान, आगे पीछे। ठीक है, ये सब कहलाती है कौन सी? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं फिर मिसाल आपको वाज़ह कर दूँ। वाइब्रेटरी मोशन दरअसल वो मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी अपने सेंटर के ऊपर नीचे या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे हरकत करती है। ये सेंटर हो गया बेटा, देखिए मीन पॉइंट तो इसका ये है, मीन पॉइंट कहलाएगा ये सेंटर इसका। ठीक है, आप राइट में इसको ले जाके छोड़ देंगे तो लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, राइट लेफ्ट यानी दाएं बाएं या ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं आपको। यानी अपने मीन पॉइंट के ऊपर नीचे या आगे पीछे इस तरह से कोई भी बॉडी हरकत करती है, इसको कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें दरअसल कोई बॉडी अपने मीन पॉइंट यानी मरकज़ के राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, या ऊपर नीचे इस तरह से हरकत करता है, उसको कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। आपकी बुक में के अंदर डेफिनेशन मौजूद है, इंग्लिश में आप करिएगा। ठीक है, सब अंडरलाइन कर रखा उन्होंने। तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ये 3 तरह की मोशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन की मिसालों के अंदर क्या है, मसलन झूले की हरकत है, स्विंग करते हैं आप, आपके लेफ्टिनेंट गए होंगे, आप तफरीह मकाम जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखो किश्ती वाला झूला है। ठीक है, किश्ती वाला झूला ना, तो उसमें सब बैठ जाते हैं झूला झूलने के लिए। तो जब स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं ना, इस तरह से हरकत करता है वो, इस तरह से। जुड़ा कहाँ होता है वो? अपने हुक के अंदर जुड़ा हुआ, अपने एक्सिल के मेन पॉइंट उसका ये है सीधा। अब वो इधर इस तरह से हरकत करता है। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में कोई बॉडी जो होती है ना, अपने जो मेन पॉइंट होता है ना उसके दाएं बाएं हरकत करती है। ठीक है, दाएं बाएं राइट एंड लेफ्ट हरकत करती है, तो इसको कहा जाता है
वाइब्रेटरी मोशन। तो मैंने आपको जो बुनियादी 3 टाइप्स थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आप इनको समझिएगा, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारी अब हमारा पॉइंट नंबर आ रहा है 2.3, ठीक है। 2.2 हमारा ख़त्म हो गया, यानी मोशन, रेस्ट एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके सामने ये आपको डिफरेंस बयान किया गया है, ये जो हमने अभी आपको मोशन की एग्जाम बताई ना उसी से रिलेशन है ये, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको देखे कुछ इन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि डिफाइन करना है ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन, डिफरेंशिएट करना है आपको ट्रांसलेटरी मोशन, और अभी मैंने आपको ट्रांसलेटरी मोशन कराया ना वो लीनियर मोशन ही है, ठीक है, याद रखिएगा 2 नाम है इसके, ठीक है। रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये आपको तीनों के नाम बताते हैं। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन मैंने आपको लीनियर के नाम से पढ़ाया है, रोटेटरी मोशन को मैंने आपको सर्कुलर मोशन के नाम से पढ़ाया है, और वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटिंग मोशन से कराया है, ठीक है। तीनों के जवाब आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, किताब में निशान लगा के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइबिंग मोशन, अब ये हमें हरकत मालूम करनी है कैसे हो, क्या होती है ये हरकत। अब हरकत के मुतालिक ज़रा कुछ नोटिफाई करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखें बुक के अंदर क्या लिखा है, पहले आप अपनी बुक निकाल लें, आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। डिस्क्राइबिंग मोशन यानी मोशन मालूम करना। मोशन हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। मोशन हम हरकत की डेफिनेशन हमने बता दी आपको, मोशन की डेफिनेशन बता दी, अब हरकत मालूम कैसे करेंगे ये तरीके बताए जाएंगे आपको। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी एक बॉडी की या ऑब्जेक्ट की हरकत मालूम करनी है तो कैन बी डिस्क्राइब कैन बाय स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन। तो आपको मालूम करना पड़ेगा पहले उसकी पोजीशन का, चेंज इन पोजीशन, जो उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है उसके बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में, एंड एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होंगी तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द मोशन, व्हाट होती क्या चीज़ है ये। तो इन चीज़ों के मुतालिक इस बुक के अंदर बड़े प्यारे अंदाज में बेहतरीन तरीके से इन सबकी आपको एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। एक्सप्लेन बड़े बेहतरीन तरीके से करिए, मैं मानता हूँ कि ये किताब जो है बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रिंट करी है, और ये इससे अगर स्टूडेंट काफ़ी मदद हासिल कर सकता है। हमें किसी शरह की, किसी गाइड बुक की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन किताब छापी है, मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन किताब है जो अभी आई है ना किताबें, ये बेहतरीन किताब है। इनके लिए हमें किसी गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अब हम ये तमाम चीज़ें जिनकी वजह से हरकत होती है ना वो बयान करना हमने। तो पहले नंबर पर आ गया बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब देखें। पहले मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर बना के सब चीज़ें बता दूं, फिर मैं आपको बुक की चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। पेपर तो मैं सिर्फ फिगर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में मेरी वीडियो आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, तो दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। मैं जितनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से आपको इसकी एक्सप्लेनिंग कर दूँ, और आप बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लें, आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए सारे के सारे, ठीक है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी बच्चों। तो पहला पॉइंट आ रहा है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस क्या होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। चलिए पहले हम डिस्टेंस बताते हैं, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बता देंगे एक ही फिगर से आपको, ठीक है। देखिए आपको फिगर भी किताब में दे रखी है, मैं इसी जैसी फिगर बनाऊंगा, ठीक है, और आपको इसकी एक्सप्लेनिंग कर दूंगा बिल्कुल जैसे इसमें लिखी। इसमें ज़रा मुश्किल अल्फाज में लिख दिए, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको मैं क्लियर अल्फाज में बता दूंगा इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप तवज्जो के साथ वीडियो को वॉच करें आपस से, और मेरी बातें जो आपको सुनाई दे रही ना उनको आप गौर से सुनें। इंशाल्लाह आपकी समझ में फिज़िक्स आ जाएगी। फिज़िक्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट है, मेरे बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ये। चले जी, मैं तस्वीर बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये लीजिए मैंने एक लाइन मारी, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने .1 P1, इसका नाम रख दिया मैंने P2। इसका नाम A और B भी रखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने P1 P2 रख दिया तो यही रहेगा। A B भी रखा जा सकता है, B और C भी रखता है, कुछ भी नाम रख लें, फर्ज नहीं है सब, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है भाई।
अच्छा एक बात बताएं बेटा, ये जो मैंने लाइन मारी सीधी है टेढ़ी है? सर सीधी है ये तो। देखिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, मैं काफ़ी बोल्ड कर दिया इसको। बेटा सीधी लाइन है नहीं है, तो इसको तो डायरेक्शन कहते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन है ये तो। भाई देखे ना, सिमतें 4 होती हैं, ले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। तो देखिए सीधी लाइन मारी ना, तो इसका मतलब इसमें तो सिंध का जिक्र आ गया नहीं आया? भाई डायरेक्शन का आ गया ना, डायरेक्शन तो 4 होती हैं, देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आपकी 4 सिमतें आ गई ना बच्चों। तो आपने देखा सीधी लाइन मारी है मैंने, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इस तरह स्टार्ट लूँ तो ईस्ट की तरफ जा रही है, अगर मैं इधर से इधर को स्टार्ट लूँ तो ये वेस्ट की तरफ जा रही है। सीधी लाइन है नहीं? ठीक है, पक्की बात हो गई। चले भाई एक और इसके साथ कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसकी हम। जैसे ये एक तस्वीर बना दी और यहीं से ही करके यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब आप देखें P1 से P2 ये है, ठीक है, और ये मैंने आपको इस तरह से टेढ़ी बेढ़ी तस्वीर करके फर्ज करें गलियाँ हैं, ये सब गलियाँ हैं, ठीक है, मोड़ है वगैरह वगैरह जो भी आप समझ लें। देखिए P1 जो है आपका स्कूल है, P1 आपका स्कूल है और P2 पे आपका घर है। अब पोजीशन कुछ यूँ है कि आप फर्ज किया जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं आप, उसका स्कूल है मेन रोड पे। वो स्कूल जो है मेन रोड पे, आप उसके स्कूल के गेट से निकले और आपका जो घर मेन गेट से निकले और आपका जो घर है ना बेटा, इस रोड के बिल्कुल यहाँ कोने पर है। ठीक है, कोने पर है, इस P2 मकाम पर, इस P2 के पॉइंट के ऊपर आपका घर है। अब आपके पास स्कूल से गेट से निकलने के बाद 3 चॉइस है, 3 चॉइस दे दिए गए। ठीक है, पहला चॉइस ये है कि आप सीधे स्कूल के गेट से निकले, सीधे अपने रोड पे चलते हुए अपने घर के एंटर हो जाए, घर में एंटर हो जाए। ठीक है, एक बात। दूसरी ये कि आप अपने घर स्कूल से निकले और फिर आप बजाय यहाँ जाने के रोड के सामने वाली गली में चले गए और फिर मुख्तलिफ गलियों में चक्कर लगाते हुए अपने घर पहुँचे। ठीक है, अच्छा तीसरे ऑप्शन में क्या है कि आपने अपने स्कूल के गेट से निकले और यहाँ पर से यूँ करके घूमते घामते ज़रा लंबा फासला तय करते हुए अपने दोस्तों यारों से मिलते हुए तो यहाँ P2 तक पहुँचे, अपने घर में एंटर हो गए। अब एक बात बताएं कि ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अब बताएं कि आपको इन तीनों ऑप्शंस के अंदर सबसे कम टाइम अपने घर पहुंचने तक किस में लगेगा। टाइम का देखिए, टाइम का जिक्र आ गया, टाइम वक्त को कहते हैं। ठीक है, उसकी इकाई सेकंड कहलाती है। तो चुनाचे आप ये बताएं मुझे कि फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आप सीधे गए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आपने ज़रा निस्बतन ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ज़्यादा गलियों वलियों को चक्कर लगाया आपने, और तीसरे में आपने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाया। लेकिन फिगर ही बता रही है कि कितना लंबा फासला तय किया हुआ आपने। तो बेटा सबसे कम टाइम किस में लगेगा बताएं आप? हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दिया बच्चों, इसमें लगेगा आपको टाइम। फर्स्ट केस यहाँ P1 से P2 यानी स्कूल से घर तक पहुँचने में 5 मिनट लगे आपको। कितने मिनट लगे? ले नहीं 5 मिनट बता देता हूँ। और ये फासला जो था फर्स्ट किया 50 मीटर था। कितना मीटर था? 50 मीटर, और 5 मिनट लगे। टाइम देखिए, टाइम का जिक्र याद रखिए, मैं 5 मिनट भी लिख देता हूँ यहाँ कोने देखो, 5 मिनट, 5 मिनट। ऑप्शन 1 में आपको 5 मिनट लगे और आपने 50 मीटर का फासला तय किया, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा डायरेक्शन में। अब ये दूसरे ऑप्शन में आपने फासला कवर किया लेकिन गलियों में होते गए, तो ये फासला जो था फर्स्ट किया 80 मीटर का था। कितने मीटर का था? 80 मीटर का था, 80 मीटर का था। उसमें आपको लग गए 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट घर पहुंचने में लग गए आपको। लेकिन 10 मिनट लगे भाई, जितना ज़्यादा फासला तय करेंगे इतनी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। मैं भी आपको इसकी वजाहत करता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, 80 मीटर का फासला आपने 10 मिनट में किया। अब ये जो तीसरा ऑप्शन था इसके अंदर बेटा,
इसमें आपने 100 मीटर का फासला तय किया। कितने मीटर का? 100 मीटर का। और इसमें आपको लग गए 20 मिनट। फर्ज किया 20 मिनट। फर्ज मैं सब फर्जी रकमें लिख रहा हूँ, 15 भी लिख सकता हूँ, 16 भी लिख सकता हूँ, 20 भी लिख सकता हूँ। अब बताएं इसमें सबसे कम टाइम किस में लगा? सर इसमें लगा 5 मिनट। तो बस इसको बेटा, जिसमें आपने फासला तो घर देखे, आपको अपनी मंजिल यानी घर तक पहुंचना था, देखे ना, P1 से P2 को पहुंचना था। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला जिसमें सबसे कम टाइम लगा आपका, ठीक है, जो 50 मीटर के बराबर था, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। और ये जो आपने फासला कवर किया ना, ये सेकंड और थर्ड में, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने खास डायरेक्शन में नहीं किया है, बल्कि ये आपने क्या, गलियों वलियों में गए तो आपके मोड़ आए होंगे, तो उसका मतलब ये है कि कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं थी, कोई सिंध में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का कोई चक्कर नहीं चल रहा है इसके अंदर। तो चुनाचे ये जो फासला कहलाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये कहलाता है डिस्टेंस। तो बस डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैं आपको बयान कर रहा हूँ। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं दो पॉइंट की दरमियानी जगह, किसी भी दो पॉइंट की दरमियानी जगह, ये जगह है या पाथ है। ठीक है, पाथ माने रास्ता भी कहला सकता है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का पाथ या जगह जो एक खास डायरेक्शन में हो, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, कोई ख़ास डायरेक्शन में हो, या तो नॉर्थ की तरफ हो, या फिर ईस्ट की तरफ हो, या वेस्ट की तरफ हो, कहीं भी हो, ख़ास डायरेक्शन में हो। ठीक है, डायरेक्शन का तस्वुर ज़हन में आ जाए। ठीक है, तो चुनाचे इसको कहा जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस किसे कहते हैं? दो नुकात की दरमियानी जगह। देखो ये भी जगह, ये भी जगह, ये कवर कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे आप। दो नुकात की दरमियानी जगह, ये भी देखो, ये भी देखें आप। दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक डायरेक्शन में या स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना हो, उसको कहते हैं डिस्टेंस। बस ये है डेफिनेशन। दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी तो दोनों एक ही है। भाई दो नुकात की दरमियानी जगह डिस्प्लेसमेंट भी कहलाती है, दो नुकात की दरमियानी जगह डिस्टेंस भी कहलाती है, बराबर है दोनों। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैंने डेफिनेशन में ऐड क्या कर दिया? मैंने ये कहा कि दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक ख़ास डायरेक्शन यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दो नुकात की दरमियानी जगह, ये वाली फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली, दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मौजूद ना हो या ना हो, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। डायरेक्शन का तस्वुर है बस के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये आगे समझ में आ गई। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस, दो नुकात की दरमियानी जगह जो एक डायरेक्शन में ना हो, उसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डिस्टेंस उसको कहते हैं कि दो नुकात की दरमियानी जगह या पाथ जो एक डायरेक्शन में मौजूद ना हो। डायरेक्शन नहीं है ना, देखिए इसके अंदर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं है ना, उसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को एस से ज़ाहिर करते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाई टी। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? एस बराबर वी मल्टीप्लाई बाई टी। इसकी इकाई किलोमीटर कहलाती है। यूनिट जो है ना बेटा, ये यूनिट जो है इसकी किलोमीटर, मीटर वगैरह, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। एसआई यूनिट के अंदर किलोमीटर कहलाती है। ठीक है, तो सॉरी मीटर कहलाती है। ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब इसकी यूनिट्स है। ठीक है, एमकेएस निज़ाम के अंदर, एसआई यूनिट के अंदर फासले की इकाई मीटर कहलाती है। वो हम आपको बाद में तफसील से बताएंगे। ठीक है, यूनिट इसकी जो होगी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कहलाती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बताया मैंने? एस बराबर है वी ज़ेड टी। ठीक है, एस बराबर वी ज़ेड टी। और ये जो है, ये जो आप फासला पढ़ रहे हैं ना, इसको फासला कहेंगे ना, डिस्टेंस। तो ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। एक बात मैंने और बता दिया आपको, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में बेटा अगर आपको अभी इल्म ना हो तो आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा मेरा, उसमें मैंने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के मुताबिक तफसील से बता दिया है, आप उसको देख लीजिएगा।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा मेरे फिजिक्स के, ठीक है, तो आपको वहाँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों मिल जाएंगे, तो आपको वजाहत हो जाएगा। तो फिर भी समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्टूडेंट, आपने देख लिया फासले का फार्मूला, मैंने आपको बता दिया। फासले की डेफिनेशन यानी कि डिस्टेंस की, या फासला उर्दू में कहते हैं उसको, ठीक है। डिस्टेंस का आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी, डिस्टेंस का फार्मूला भी बता दिया, इसकी यूनिट भी आपको बता दी, आप याद कीजिएगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात पे और गौर कर ले ज़रा, से थोड़ा सा और आपको वजाहत कर दूँ। देखिए फार्मूले में क्या लिखा है, लिखा है S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डी। देखिए S से तो आता है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस को S से ज़ाया करते हैं, ठीक है। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पढ़ाया, अभी मैं फासले का बता रहा हूँ आपको। S से फासला आ गया आपका, यानी डिस्टेंस। V से होता है वेलोसिटी, अभी आगे आएगी, स्पीड उर्दू में कहते हैं इसको, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। और T से आता है टाइम। अब एक बात पे गौर करें, ठीक है, एक बात पे और गौर करते हैं हम कि चक्कर क्या है, ये है क्या चीज़ ये। अब एक बात पे गौर करें, मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। अच्छा, चलिए, ये मैंने आपको पॉइंट 4 बता दिए, 4 पॉइंट बता दिए बेटा। चले भी, ये तो हो गया बेटा, एक रेलवे लाइन है ये, रेलवे लाइन, ट्रेन चलती है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर वजाहत कुछ यूँ कर सकता हूँ मैं आपको, ये फार्मूले की तरफ थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ बेटा। ये जो लिखी है ना फार्मूला S इज इक्वल टू वी ज़रब टी क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, फिर आपके समझ में पक्का आएगा बिल्कुल। आपके नॉमरिकल भी ऐसी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके नॉमरिकल कराऊंगा फासले के, ठीक है, इंशाल्लाह। साथ साथ नॉमरिकल भी चलाते रहेंगे इंशाल्लाह, किताब के लिहाज से जो भी आता जाएगा बताते जाऊँगा मैं आपको। अच्छा जरा मुतवज्जो हो जाए, ये है कैंट स्टेशन। क्या है ये, कैंट स्टेशन। या कैंट स्टेशन से आप ट्रेन में सवार होते हैं, ये आगे हैदराबाद का स्टॉप, कितना, हैदराबाद का, ठीक है। और ये आ गया लाहौर का, फर्स्ट किया, ये आ गया रावलपिंडी का। ये मैंने आपको 4 शहरों के नाम, कराची तो है ही कैंट स्टेशन में, ठीक है, और ये हैदराबाद, और ये लाहौर, और ये रावलपिंडी आ गया। अब एक बात बताएं, आपको अगर हैदराबाद जाना है, ठीक है, हैदराबाद जाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप ट्रेन में सवार होते हैं और उसकी स्पीड फिक्स है, फर्ज किया वो हाई स्पीड से जा रही है, ठीक है, एक ही स्पीड ले लेते हैं, फर्ज किया 100 किलोमीटर फी घंटा लगा लेते हैं, फर्ज किया सब में 100 किलोमीटर फी घंटा लगाऊंगा मैं आपसे अभी, 100 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। उसकी स्पीड जो होगी ना 100 किलोमीटर फी घंटा लगाऊंगा, सबके लिए कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करूँगा, उसमें तब्दीली करूँगा तो गलत हो जाएगा मेरा जवाब, ठीक है। तो चुनांचे यहाँ पर हमने कैंट स्टेशन से सवार हुए ट्रेन के अंदर, और हैदराबाद जाना है हमें, ठीक है, और हमने 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, फर्स्ट के दौड़ रही है इतने किलोमीटर से। हम हैदराबाद पहुँच गए 4 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 4 आवर्स के अंदर, 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे पहुँच गए, फर्ज किया। अच्छा जी, कितने घंटे में, 4 घंटे में, याद रखिएगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पहुँचे हैदराबाद। अब हैदराबाद हमने बोला यार हैदराबाद नहीं आती, चलो चलो लाहौर चलते हैं, ठीक है, हम गाड़ी में बैठे रहे, टिकट विकट ले लिया हमने तुम्हारा हैदराबाद से लाहौर का, और फिर मज़ीद गए। तो हमें यहाँ से कराची से तो 4 घंटे यहाँ लग गए थे, अब मज़ीद 20 घंटे आगे जाने में लग गए, 20 घंटे, ठीक है, 20 घंटे मज़ीद लग गए। अब कितने, 24 घंटे हो गए ना, देख लें, कराची से हैदराबाद जाने में 4 घंटे लगे, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से P1 से P2 तक का था, ठीक है, और जितने और आगे मज़ीद गए तो हमें 20 घंटे मज़ीद लग गए, और मज़ीद आगे जाने का हमने इरादा किया, रावलपिंडी जाना है, तो मज़ीद 5 घंटे फर्ज कर लगा लेते तो 25 घंटे हो गए, 20 4 24 और 5, यानी फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक बोलो 5 घंटे, 5 घंटे और लग गए, तो टोटल हमारे 20 5 25 और 4 29 घंटे लग गए, ठीक है। तो फासला भी तो हमने हज़ारों किलोमीटर का किया है सर, आप देखें ना, यहाँ से यहाँ तक फासला, ये दो नुकात की दरमियानी जगह आपको मैंने बताया डिस्टेंस कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया, स्पीड एक ही है, स्पीड में कोई तब्दीली नहीं करूँगा मैं, 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको 4 घंटे लगे। यहाँ से यहाँ तक फासला तय किया,
तो आपका फासला भी तो बढ़ गया। जब फासला बढ़ेगा तो टाइम तो बढ़ेगा। जितना फासला ज़्यादा होता जाएगा इतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर ये तो लिखा हुआ है, देखें फासले का ताल्लुक टी के साथ होता है। जितना ज़्यादा आप फासला कवर करेंगे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा फासला कवर करेंगे इतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते मार्केट जा रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप पैदल जाएंगे तो फासला तो फिक्स है, फासला तो मार्केट का फिक्स है। अभी वेलोसिटी के अंदर वो मिसाल दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी अब वाली मिसाल नहीं दे रहा, मैं वेलोसिटी के अंदर दूंगा उसकी। तो आप ये समझ लें कि जितना ज़्यादा फासला कवर करेंगे इतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। पक्की बात हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस और टी के अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। भाई जितना ज़्यादा फासला है उतना ज़्यादा टाइम, जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा फासला हो। पक्की बात होगी ना। अब एक चीज़ आ गई यहाँ पर बेटा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जिक्र करते हैं। अच्छा ये 100 किलोमीटर है। फर्स्ट की आप 200 कर दी उसने रफ्तार, कितनी कर दी? 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा हूँ। फर्ज के इतनी दौड़ती तो नहीं है, खैर मैं आपको फ़र्ज कर रहा हूँ सब चीज़ें। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को या स्पीड को 200 किलोमीटर फी पर आवर कर दूँ, यानी 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग ले आऊँ, तो आप देखेंगे कि जो फासला पहले 1 घंटे में हो रहा था अब वो आधे घंटे में होगा, ठीक है ना। फासला जो है हमारा आधे घंटे में तय होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मैं आपको एक और भी मिसाल दे सकता हूँ, ठीक है जी। जैसे मिसाल के पर आपको जाना है, फ़र्ज़ किया है यहाँ नाज़माबाद से सदर जाना है आपको, ठीक है। अगर आप जो है पैदल जाएं वहाँ पर नाज़माबाद से सदर, तो आपको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपकी स्पीड कम है, आप दौड़ कर तो नहीं जा रहे ना, वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसी फासले को यानी नाज़माबाद से सदर तक का जो फासला है, ठीक है, फर्स्ट किया वो 100 मीटर है, ठीक है। वो फासला अगर आप जॉगिंग करते हुए करें तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर वही फासला आप उसी 100 मीटर को आप किसी मोटरसाइकिल पे कवर करें तो आपको और कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपने समझ लिया ना कि जैसे जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होता है हमारे टाइम में कमी होती चली जाती है। फासला कांस्टेंट है, ठीक है। तो चुनांचे इस फिगर के मुताबिक आप देख रहे हैं कि अगर ये आप देख रहे हैं P1 से P2 तक का फासला 4 घंटे में तय किया था ट्रेन ने, ठीक है, 4 घंटे में तय किया था। और मज़ीद आगे लाहौर तक का फासला आपने देखा कि मज़ीद 20 घंटे लग गए तो 24 घंटे हुए थे। और मज़ीद 5 घंटे रावलपिंडी जाने में लग गए तो 29 घंटे लग गए आपके, ठीक है। 29 घंटे लग गए ना। ये तो हमने ट्रेन में किया था बच्चों, ठीक है। तो फासला जो हमारा टोटल था फ़र्ज़ किया ये सब मिला के 300 किलोमीटर हो गया। फ़र्ज़ किया 300 किलोमीटर फासला तय हुआ था। ये कितना फासला हुआ था? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर फासला तय किया था हमने कितने घंटे में? 29 घंटे में। अब एक बात पे गौर करें, अगर मैं प्लेन के ज़रिए जाऊँ, अगर मैं प्लेन के ज़रिए ये डिस्टेंस जो है कवर करूं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं कराची एयरपोर्ट से प्लेन में सवार होऊंगा और मुझे जाना है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, जो फासला 24 घंटे में हो रहा था या 22 घंटे में हो रहा था वही फासला मेरा आधे घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि प्लेन की वेलोसिटी या स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो चुनांचे ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने फार्मूला आपको बताया था एच बराबर है वी ज़रब टी का, ठीक है, एच बराबर है वी ज़रब टी का, कि एच तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी ये जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा लंबा फासला होगा, जितना ज़्यादा फासला होगा इतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। लेकिन अब ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान आप ज़रा देखें कि अगर फासला कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इतना ही कम टाइम लगेगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी इतना ही कम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। वेलोसिटी जितनी हल्की होगी ना आपकी इतने ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गई। तो ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया। ये तो मैंने आपको पहले करा दिया बेटा, ये क्या करा दिया आपको? डिस्टेंस के बारे में। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि अभी मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको
डिस्प्लेसमेंट के बारे में मज़ीद तफसील से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा तवील वीडियो नहीं बनाता। उससे क्या होता है, बच्चे बोरियत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद आगे तफसील से बताऊंगा बुक के लिहाज से। और दूसरी बात ये कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है आपको बर वक्त इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाया करेंगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।